बच्चों, करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार बता दीजिए आप, ऑडियो और वीडियो सही आ रही है क्या? हाँ जी बच्चों, लास्ट वाली क्लास में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। से यस और नो? बिल्कुल सही बात है। और आज की क्लास में हमें क्या करना है, हमें दो प्रिंसिपल का आज हम टारगेट लगा के आए हैं। एक तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो दो प्रिंसिपल आज हमें कवर करने हैं। तो करें स्टार्ट। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के थ्रू जो फ्योल है, फ्योल ये बोलना चाहता है कि हर एक चीज का और हर एक इंसान का एक क्या होना चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए। क्योंकि हर एक चीज का और हर एक इंसान का अगर एक फिक्स प्लेस नहीं होगा तो क्या होगा, हमें रिसोर्सेज को या इवन ह्यूमन बीइंग को फाइंड आउट करने में काफी दिक्कत जाएगी। दिक्कत कैसे जाएगी? इन द सेंस कि हमें एक तो उसको ट्रेस करने में टाइम क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। दूसरा हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। और कहीं ना कहीं बच्चों अगर आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है? हमारी इफेक्टिवनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि जो हमारा टारगेट है वो टाइम पे पूरा नहीं होगा। और अगर कोई भी टास्क हमारा टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो ये बात पक्की है बच्चों, और मोस्ट प्रोबेबली ये आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। बिकॉज हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर दी और रिसोर्सेज भी वेस्ट कर दिए। तो होना क्या चाहिए कि कोई भी, चाहे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी टाइप के, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैटेरियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो उसका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए और वो टाइम रहते हुए वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। अदरवाइज जो हमारा टाइम है उन रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू फेयोल यही बोलना चाहता है कि फाइनली किसी भी चीज का और किसी भी इंसान का एक क्या होना चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए। अभी मैं आपको ये प्रिंसिपल को एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे होता क्या है कि कई बार आप बैंक में जाते होंगे और बैंक में क्या होता है कि आज आप जिस काउंटर पे से विड्रॉ करके आए हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे और जिस बंदे से आप पहली बारी में विड्रॉ करके लेके आए थे अमाउंट, तो वो क्या नहीं हो पाएगी, अगली बारी वो बंदा क्या नहीं कर रहा होगा, अमाउंट जो भी कस्टमर आ रहे हैं बैंक के अंदर उनको विड्रॉ करके नहीं दे रहा होगा, वो अगली बार किसी दूसरी जॉब को क्या कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा। मे बी ऐसा हो सकता है किसी बैंक के अंदर कि जो बंदा आज के दिन विड्रॉल काउंटर पे बैठा है, जो कस्टमर को विड्रॉ करके उन्हें अमाउंट क्या कर रहा है, हैंड ओवर कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं है कि वो ही जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक में क्या होता है ना कि बैंक में जॉब रोटेशन होता रहता है एक जॉब से दूसरी जॉब पे। तो इसमें होता क्या है कि आज कोई कस्टमर विड्रॉ करने के लिए गया एक पर्टिकुलर इंसान से, लेट्स से मिस्टर लेट्स से कोई भी एक बंदा है, और कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे मिश्रा जी है, और आज मिश्रा जी क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट है वो विड्रॉ करा रहे हैं। लेकिन अभी जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे उनको देख करके बैंक में गए और हम उसी काउंटर पे लग गए लाइन में, क्या करने के लिए, अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए। लेकिन उस केस में जब हमारा नंबर आया तो मिश्रा जी ने बोला, जी भाई साहब मैं तो आज क्या कर रहा हूँ, पासबुक प्रिंट कर रहा हूँ, मैं तो कैश विड्रॉ नहीं करा के दे रहा हूँ। तो ऐसा हुआ क्या, बैंक वालों ने क्या किया, जॉब को रोटेट कर दिया कि जो जॉब पर्टिकुलरली कैश विड्रॉल वाला जो फंक्शन था जो मिश्रा जी परफॉर्म कर रहे थे आज के टाइम पे, वो या कुछ टाइम के लिए, मे बी वो एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, वॉट एवर द रीजन, कुछ भी हो सकता है, वो क्या कर रहे हैं, पासबुक प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन आपने तो उनको देख करके, क्योंकि पहले आप उनसे विड्रॉ करके लेके गए थे, एक पर्टिकुलर काउंटर पे आप क्या लग गए, लाइन में लग गए। तो बच्चों हुआ क्या है यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ है और रिसोर्स वेस्ट हुए हमारे। कैसे? क्योंकि हमने अपनी जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है, वो किसको ट्रेस करने में लगा दिया, रिसोर्सेज को ट्रेस करने में लगा दिया। अभी क्या हुआ कि अभी आप उनसे विड्रॉ तो कराने गए थे लेकिन विड्रॉ नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो कोई दूसरी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। कल तो उनका कैबिन कोई और था, कल तो उनका काउंटर कोई और था, और आज उनका काउंटर कोई और है। पहले आप कोई दूसरे काउंटर पे लगे थे विड्रॉ कराने के लिए लाइन में, लेकिन आज आप केवल उन मिश्रा जी को देख करके, क्योंकि वो पिछली बार विड्रॉ करा के दे रहे थे, तो आप उनको देख करके किसी दूसरे काउंटर की लाइन में लग गए। लेकिन जब एक्चुअली में आपको पता चला तो मिश्रा जी ने तो बोल दिया कि आज तो मैं विड्रॉ करा के दे ही नहीं रहा हूं, मैं तो क्या कर रहा हूं, पासबुक प्रिंट कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों
कि यहाँ पे ना जो किसी इंसान का, जैसे फ्योल ने बोला है कि किसी इंसान का और किसी भी रिसोर्स का क्या होना चाहिए, एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, तो वो फिक्स प्लेस है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इस बैंक के केस में क्या हो गया, वायलेट हो गया। लेकिन बच्चों अभी ये बैंक वाले ऐसा करते क्यों है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को वायलेट क्यों किया उन्होंने? बेसिकली इसके कोई दूसरे रीजन हो सकते हैं, ऐसे कि जैसे क्या होता है ना कि अगर एक ही बैंक के अंदर एक ही बंदा थोड़ा ज्यादा टाइम तक एक ही जॉब को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, तो चांसेस है कि बैंक में क्या हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इन अनप्लीजेंट सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए बैंक वाले क्या करते हैं, जॉब रोटेट करते रहते हैं। तो ये एक तरीका होता है उनका अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड्स को रोकने का। बट एट द सेम टाइम अगर हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चों हमारा यहाँ पे क्या वायलेट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वायलेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ाऊं बच्चों, इसका टेक्स्ट पढ़ाऊं आगे? चलो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि एक प्रॉपर क्या होना चाहिए बच्चों, प्लेस होना चाहिए, किसके लिए, फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। एवरीथिंग वर्ड किसके लिए यूज किया है, एवरीथिंग वर्ड यूज किया है हर एक चीज के लिए, यानी कि जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है उनके लिए। जैसे कोई टूल किट वगैरह हो गई, या बाकी हमारे दूसरे जो रॉ मटेरियल वगैरह है, तो उनका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टोर रूम है, जहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर रहता है हमारा, तो उस केस में अगर वहां पे रॉ मटेरियल आज तो कोई एक दूसरे प्लेस पे रखा है, लेकिन कहीं चल करके अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक किसी वो तीसरे प्लेस पे रखा है, फिर चौथे प्लेस पे रखा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो प्रोडक्शन वाले जो बंदे हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्चुअल में प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो पता ही नहीं पड़ेगा उन्हें, पहले वो पहली जगह देखने जाएंगे, वहां पे उन्हें रॉ मटेरियल मिलेगा ही नहीं, और वहां पे रॉ मटेरियल नहीं मिला उन्हें, तो फिर वो क्या करेंगे, किसी दूसरी जगह पे सर्च करेंगे या बाकी दूसरे लोगों से पूछेंगे। तो ऐसा करने में बच्चों टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, और अल्टीमेटली हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे जो गोल्स है, वो अचीव नहीं हो पाएंगे। सो यस और नो? बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि हर एक चीज के लिए, फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर एक चीज के लिए और हर एक इंसान के लिए एक क्या होना चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फेयोल, पीपल एंड मटेरियल्स मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस। लोग और जो बाकी जो दूसरे रिसोर्सेज है, वो एक सुटेबल प्लेस पे होने चाहिए एट द अप्रोप्रिएट टाइम, और सही टाइम पे होने चाहिए फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब प्लेस भी फिक्स होना चाहिए, और बच्चों एट द सेम टाइम वो जो हमारा जो अप्रोप्रिएट टाइम है, या जब भी हमें रिक्वायर्ड होंगे वो रिसोर्सेज, तो वो वहां पे अवेलेबल हो जाने चाहिए। तो दो चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो। एक तो प्लेस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए हर एक चीज का और हर एक इंसान का, और दूसरा वो टाइम रहते हुए उस प्लेस पे मिलने भी चाहिए। अगर चीजें अपने फिक्स प्लेस पे होगी लेकिन वो टाइम रहते वहां पे मिलेगी ही नहीं, तो भी दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है इस प्रिंसिपल की, कि एक तो हर एक चीज और हर एक इंसान अपने एक फिक्स प्लेस पे अवेलेबल होने चाहिए, और टाइम रहते हुए अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपका टाइम, आपकी एनर्जी है ना, या बाकी आपके जो दूसरी अनप्लीजेंट सिचुएशंस है, उनसे आप बचना चाहते हो, तो दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑर्डरलीनेस। ये प्रिंसिपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस में हेल्प करेगा, ऑर्डरलीनेस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अभी देखो क्या होता है, जैसे हम कभी 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 क्या होता है कि इस प्रिंसिपल का नाम सुनते हैं ना, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तो ऑर्डर दिया जाता होगा, कुछ वैसा, मतलब कोई कमांड देता होगा। तो बच्चों इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे अरेंजमेंट वाले ऑर्डर से, ठीक है, कि चीजें अरेंज होनी चाहिए अपने फिक्स प्लेस पे, और वो टाइमली वहां पे अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो आप इसमें इसको मतलब इसको मिस इंटरप्रेट मत कर लेना, या कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑर्डर से मतलब ऐसा होगा कि यहाँ पे जैसे हमने वो देखा था ना, एक लास्ट में प्रिंसिपल देखा था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड अलग है, वहां पे वो क्या बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर रिसीव करना चाहिए फ्रॉम वन एंड ओनली वन सुपीरियर। लेकिन यहाँ पे वो वाले ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अरेंजमेंट वाले ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट बुलेट क्या है यहाँ पे, इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अगर हर एक चीज और हर एक इंसान अगर अपने एक फिक्स प्लेस पे होगा, और इवन रिसोर्सेज भी, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। सो यस और नो? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमारी क्या बढ़ने वाली है, प्रोडक्टिविटी। भाई प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, आप सोचो ना,
जब हम टाइम पे क्या कर देंगे, काम को पूरा कर देंगे, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है तो ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है ना, क्योंकि हम मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्स टू मैक्स आउटपुट जनरेट कर पाएंगे, तो इफेक्टिवनेस तो इंप्रूव होएगी क्योंकि टाइम पे क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, लेकिन साथ में एफिशिएंसी भी हमारी इंप्रूव होएगी। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं, जैसे कि हम हमेशा से देखते हैं हर एक प्रिंसिपल में कि क्या होता है, कि हर एक प्रिंसिपल के साथ हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं, यानी कि अगर इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसका क्या क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो पहला बोल रहे हैं वो स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो स्मूथ वर्किंग होगी और सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, यानी कि चीजें फ्लो में चल रही होगी, है ना। लोग ऐसा नहीं कि हमारे एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज को सर्च करते फिर रहे हैं, है ना, कोई बंदा उससे पूछ रहा है, अरे तुमने उन वाले सर को देखा क्या, है ना, उन सुपीरियर को देखा क्या, यार ये रॉ मटेरियल तो कल यहाँ पे रखा हुआ था, स्टोर रूम तो कल यहाँ पे था, आज कहाँ है ना। तो बाकी ऐसे वरना क्या होंगे, इवन हमारी पूरी टीम और ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होगा तो बच्चों क्या होगा, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एक ये तो नेक्स्ट वाला तो क्या है, कॉमन पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन क्या करके रखेगा, ये मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट है देयर इज नो कंफ्यूजन, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, चीजें अगर अपने प्लेस पे मिलेगी तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, कोई भी बंदा जाएगा तो हमेशा वो वहां पे जाएगा, उसी प्लेस पे जाएगा जहाँ पे चीजें अवेलेबल होती है, या कोई भी इंसान अपने कैबिन में जो उसका फिक्स प्लेस है वो अवेलेबल होता है तो वहां पे जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट है बच्चों एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का हम एफिशिएंट यूज कर सकते हैं एज नो टाइम इज वेस्टेड इन ट्रेसिंग द रिसोर्सेज, क्योंकि कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है क्या करने के लिए, रिसोर्सेज को ट्रेस करने में कोई टाइम नहीं जा रहा है, कोई एनर्जी नहीं जा रही है। बताओ बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया, आगे चल सकते हैं, चलो जी। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या दिक्कतें फेस हमें करनी पड़ सकती है। तो पहला बोल रहे हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन, सबसे पहले बच्चों क्या बिगड़ेगा, डिसिप्लिन बिगड़ेगा, क्योंकि चीजें अपनी जगह पे नहीं है, लोग अपनी जगह पे मिलते ही नहीं है ना। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले डिसिप्लिन बिगड़ेगा, तो लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये कॉमन पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज आपस में मतलब क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे और इवन एक दूसरे को परेशान भी करेंगे। ठीक है, कोई बंदा लेट सपोज कोई काम कर रहा है, अपने टास्क में इन्वॉल्व है, अपने असाइनमेंट में इन्वॉल्व है, लेकिन बाकी दूसरे लोग किसी रिसोर्सेज को सर्च करते हुए ये बंदे को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, भाई तूने ये रिसोर्स देखा है क्या, है ना, उन वाले सुपीरियर को देखा है क्या, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है बच्चों, कंफ्यूजन होता है। और नेक्स्ट और लास्ट है इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर देंगे, वेस्ट कर देंगे और उनका इनएफिशिएंट यूज होगा ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम, क्योंकि हमने अपना समय भी बर्बाद किया है और अपनी एनर्जी भी क्या की है, बर्बाद की है इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज, क्या करने के लिए, रिसोर्सेज को सर्च करने के लिए। से यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बच्चों आपको ये जो प्रिंसिपल है वो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। चलो एक बार देखो, वापस से मैं टेक्स्ट लगा देता हूं आपकी स्क्रीन पे और आप एक बार पूरा पढ़ो, ये एक बार पढ़ लो पहले, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो मेरे को।
चलो अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल करते हैं हम, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बाद है हमारा बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को पढ़ने के पहले एक बार ये देखें हम कि अभी तक हमने कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़े हैं। हाँ भैया बिल्कुल, प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। चलो सारे बच्चे बताओ अभी तक हमने कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़े। हाँ जी, सारे बच्चे बताओ कि अभी तक हमने कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़े हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा पढ़ा है हमने? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड responsibility. Third one is principle of discipline, and the fourth one is principle of unity of command, and the fifth one is principle of unity of direction. उसके नेक्स्ट हमने कौन सा पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। उसके नेक्स्ट कौन सा पढ़ा हमने? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट एट्थ प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और उसके नेक्स्ट कौन सा पढ़ा बच्चों हमने? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। और फिर आज की क्लास में हमने कौन सा देखा? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यस और नो? अभी हम 10 प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं और आज हमें कौन सा प्रिंसिपल अभी अभी की क्लास में, वैसे तो हमने ऑर्डर पढ़ लिया बिल्कुल, अभी हमें क्या पढ़ना है? इक्विटी पढ़ना है। ठीक है, करे चालू? बिल्कुल। एक बार आप ये इमेज को देखो, ये इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है? आप देखो इसमें जो एम्प्लॉइज है वो मेल एम्प्लॉइज भी है और वो फीमेल एम्प्लॉइज भी है। ठीक है, और फीमेल एम्प्लॉइज में भी अगर आप थोड़ा देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप एक थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि शायद जो फीमेल एम्प्लॉइज है उनका रिलीजियन भी क्या है, शायद अलग अलग हो सकता है। लेकिन इस इमेज को देख करके आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये मायूस हो रखे हैं। ये सारे लोग आपको देखने में लग रहा होगा कि खुश हो रहे हैं, और वाकई में देखने में लग नहीं रहा होगा, ये वाकई में खुश हो भी रहे हैं। क्यों? बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, जॉब परफॉर्म करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई है, ये वहां पे इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होता है, जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये हैप्पी हैप्पी नजर आ रहे हैं बच्चों आपको। ठीक है ना? यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के थ्रू फेयोल क्या बोलता है? फेयोल बोलता है कि हमें अपने एम्प्लॉइज के साथ जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है बच्चों? जस्ट एंड फेयर। इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ एक जैसा बिहेव करो। ठीक है ना? वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा। अभी एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि जहां पे हम एक जैसा बिहेव भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई हो जाएगा, यानी कि उसका वायलेशन नहीं माना जाएगा। कैसे, वो तो देखेंगे हम बाद में। लेकिन फिलहाल बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में फर्दर और आगे। मैं बोल रहा था कि अभी अगर हम रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एलोकेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई कराना है तो हमें क्या करना होगा? रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। नहीं, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं और आप मेरे को एक बार उस इमेज को देख करके ऑब्जर्व करके बताना कि ये क्या चीज है और यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, क्या समझ आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे, तो इस इमेज में देखो, नो द डिफरेंस, यानी कि क्या बोल रहे हैं आप? अगर इसमें फर्स्ट पार्ट में देख पा रहे होंगे इस इमेज के, तो यहाँ पे लिखा है इक्वालिटी, और दूसरे पार्ट में देखोगे तो इस इमेज के, तो वहां पे लिखा है जस्टिस। है क्या? बेसिकली एक फैमिली है और फैमिली में ये फादर साहब है, बीच में बड़ा बच्चा है और उसके साइड में छोटा बच्चा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 3 स्टूल है बच्चों, और यहाँ पे हमने इक्वल क्या कर दिए? ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किसमें? तीनों में। फादर को भी एक स्टूल दे दिया, बड़े बच्चे को भी एक स्टूल दे दिया और छोटे बच्चे को भी एक स्टूल दे दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, क्या यहाँ पे इक्वालिटी, यानी कि रिसोर्सेज तो हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन आप मुझे बताओ कि छोटे बच्चे के साथ जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट हुआ है क्या? तो ये सुनो, क्या हुआ है? छोटे बच्चे के साथ जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ऑल्दो हमने रिसोर्सेज को क्या किया बच्चों? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बच्चों जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, इक्विटी और इक्वालिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इक्विटी से मतलब है बच्चों यहाँ पे जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट। एक्चुअली में क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए।
लोगों को, ठीक है ना, उनके साथ जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट हो। ऐसा नहीं है कि हमने रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमारा लग जाएगा। यहाँ पे देखो आप, फादर साहब को जरूरत भी नहीं थी किसकी, स्टूल की, है ना, छोटे जो बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे को जरूरत थी तो वो देख पा रहा है, लेकिन फर्स्ट केस में हमने एक स्टूल दिया किसको, छोटे बच्चे को, लेकिन फिर भी वो मैच नहीं देख पा रहा है। सुनो, बिल्कुल सही बात है नमन भैया, ये मैच देख ही नहीं पा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे तो रिसोर्सेज क्या किए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। बच्चों इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, लेकिन छोटे बच्चे के साथ क्या हो गया, अन्याय हुआ है, उसके साथ जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। लेकिन यानी कि इस वाली सिचुएशन में तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ऑल्दो रिसोर्सेज हमने क्या कर दिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन इसी इमेज के अगर आप सेकंड पार्ट में देखोगे तो सेकंड पार्ट में आप देखो, यहाँ पे जो फादर साहब है, फादर साहब ने अपना जो उनको जो एलोकेटेड रिसोर्सेज थे, यानी कि वो जो स्टूल था, वो किसको दे दिया बच्चों, छोटे बच्चे को। और आप देख पा रहे हो अभी अभी वाले केस में जहां पे जस्टिस हुआ है छोटे बच्चे के साथ भी, तो फादर साहब भी क्या देख पा रहे हैं, मैच देख पा रहे हैं। दूसरा जो बड़ा बच्चा था वो तो पहले भी मैच देख पा रहा था, लेकिन अभी किसके साथ न्याय हुआ है, छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे को 2 स्टूल दिए तो उसको भी मैच दिख रहा है। तो बच्चों फर्स्ट केस में यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेट हो गया, ऑल्दो रिसोर्सेज को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन सेकंड वाले केस में रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई हो गया, क्योंकि फेयोल बोलता है जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और सारे बच्चे जानते हैं, सारे बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा कि फर्स्ट वाले केस में जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट एक पार्टी के साथ नहीं हुआ, जबकि दूसरे वाले केस में तीनों ही पार्टी के साथ क्या हुआ है, जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट हुआ है। से यस और नो? हाँ जी बच्चों, आगे चल सकते हैं क्या हम? चलो एक बार टेक्स्ट देख ले इसका कि टेक्स्ट क्या बोलता है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोल रहे हैं कि कोई क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन माने कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए अमंग द एम्प्लॉइज। किन में, एम्प्लॉइज में, बेस्ड ऑन रिलीजियन। किसके बेसिस पे, रिलीजियन के बेसिस पे, यानी कि धर्म के बेसिस पे। दूसरा लैंग्वेज के बेसिस पे। तीसरा कास्ट के बेसिस पे। चौथा जेंडर के बेसिस पे। पांचवा बिलीफ के केसेस पे, मतलब बिलीफ के केस में। और नेक्स्ट है नेशनैलिटी के केस में क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब हमारे जो एम्प्लॉइज है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग धर्म के लोग काम कर सकते हैं, अलग अलग जो रिलीजियन को प्रैक्टिस करते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके धर्म को देख करके क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। लेट सपोज कि अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस करता है बंदा, तो उसकी सैलरी हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा उसको दे रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे रिलीजियन से है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, कम सैलरी दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा है तो उसको हम ज्यादा फेवर कर रहे हो, लेकिन वहीं पे अगर दूसरे रिलीजन का बंदा है तो उसको हम फेवर नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट उसको डांट पड़ जा रही है उसकी सही चीज पे भी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फेवर यही बोलता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजियन के बेसिस पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है लैंग्वेज के बेसिस पे। जैसे क्या है कि हमारे भारत के अंदर बड़ी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। इवन आप कहाँ पे जाओगे, आप साउथ इंडिया में जाओगे तो ज्यादा वहां पे या तो वर्नैकुलर लैंग्वेज चलती है, उनकी लोकल लैंग्वेज चलती है, या दूसरा क्या चलती है, इंग्लिश वो ज्यादा बोलते हैं। तो कई बार कुछ केसेस ऐसे देखने मिले हैं कि साउथ की साइड में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में लैंग्वेज के बेसिस पे एम्प्लॉइज के साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जो नॉर्थ इंडिया के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके साथ जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता इन कंपैरिजन टू द एम्प्लॉइज जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो जो साउथ के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और साउथ के ही, मतलब साउथ के ही वो रहने वाले हैं, उधर एरिया से ही वो बिलोंग करते हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। ऐसा कौन बोल रहा है, फेयोल बोल रहा है, किसके थ्रू, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के थ्रू, क्योंकि इसके कई सारे आउटकम्स निकल के आएंगे। अगर आप ये प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो हम अभी देखेंगे कि इसके कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट निकल के आने वाले हैं, और अगर इसको आप क्या कर दोगे,
डिसरिगार्ड कर दोगे, वायलेट कर दोगे इस प्रिंसिपल को, तो इसके कई सारे आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलेंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलेंगे, जो अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करने होंगे, फेस करने होंगे। इससे आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लैंग्वेज के बेसिस पे क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, बोलो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार अलग अलग गवर्नमेंट के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगते हैं कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने इन कास्ट वालों को ही क्या दी है, जॉब दी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना कि जो दूसरे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, डिमोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, जेंडर के बेसिस पे, जैसे कि मेल और फीमेल में क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पहले भी मैंने बच्चों आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस किया है, जब हम क्या पढ़ रहे थे, इंपोर्टेंस पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। किसके बारे में, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वो एग्जांपल क्या था कि दो आपस में फ्रेंड है, ठीक है ना, एक लड़का और एक लड़की, वो उनके एकेडमिक्स भी उन्होंने अपने साथ में ही की है, स्कूलिंग भी उनकी साथ में ही हुई है, एक ही स्कूल से हुई है ना। और कोइंसिडेंस की बात है कि उन्हें एक ही कॉलेज में एडमिशन मिल गया और उन्होंने एक ही कोर्स को परस्यू किया। और कोइंसिडेंस तो देखो कि इतना हुआ कि इवन उन्होंने जो जॉब की, उन्हें जो जॉब मिली वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मिली और एक ही डिपार्टमेंट में मिली और लगभग सेम ही लेवल पे मिली, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही लेवल है। लेकिन फिर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लिया ऐसा हो रहा है कि फीमेल को सैलरी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, और मेल को कम मिल रही है, या इसका वाइस वर्सा सिचुएशन है। ठीक है, तो इस केस में बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, बशर्ते दोनों जो एम्प्लॉय है ना वो एफिशिएंट हो, मतलब एक ही कैटेगरी के हो। ऐसा नहीं है कि एक एफिशिएंट है और दूसरा इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बिलीफ, सोच के बेसिस पे क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉइज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्यों, सोच के बेसिस पे भैया कैसे डिस्क्रिमिनेशन होगा, सुनो बच्चों। अभी आप, होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लेट सपोज इस तरीके के एम्प्लॉइज है जो ऑलरेडी 30-40 सालों से काम कर रहे हैं, बड़े पुराने एम्प्लॉइज है, लेकिन अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए नए एम्प्लॉइज आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि जो यंग एम्प्लॉइज है जो अभी अभी आ रहे हैं, वो कई बार क्या कर सकते हैं कि जो पुराने वाले एम्प्लॉइज हैं उनकी ओपिनियन को, उनके व्यूज को क्या कर सकते हैं, डिसरिगार्ड कर सकते हैं। क्यों, अरे छोड़ो जान दो, ये तो पुरानी सोच की है, हम नई चीजें सीख के आए, इन्हें क्या पता होगा, इन्हें क्या पता है आजकल क्या चलता है, कैसे चलता है। ठीक है ना, और मतलब बुरी बात तो ये होगी कि मैनेजमेंट भी ऐसे में क्या कर रही है, जो नए एम्प्लॉइज है उनका क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, उनका फेवर कर रही है। तो ऐसे में बच्चों कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जो पुराने वाले हमारे एम्प्लॉइज है जो इतने सुपीरियर है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इतना सर्व किया है, इतने टाइम से काम करते हैं, तो उनके साथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है ना, तो बिलीफ के बेसिस पे, सोच के बेसिस पे भी क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और नेशनैलिटी के बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि लगभग लगभग हर एक जो एमएनसीज है उसका भाई नाम ही क्या है, एमएनसीज, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर अलग अलग देश के लोग काम करते हैं, अलग अलग देश के लोग काम करते हैं, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो यूएसए का हो, है ना, और डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो इट इज एग्जांपल ऑफ किसका, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या हो रहा है यहाँ पे, अप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल ने क्या बोला कि इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी एक नंबर में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ किन ऐसे कुछ फैक्टर बताओ, कि 3 4 5 फैक्टर बताओ जिनके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, तो आप लिख दोगे बच्चों। बिल्कुल भैया, कैसी बात कर रहे हो आप, हम लिख देंगे। कौन कौन से फैक्टर लिखेंगे, रिलीजन लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिख सकते हैं, बिलीफ लिख सकते हैं, नेशनैलिटी लिख सकते हैं, कास्ट लिख सकते हैं, जेंडर हो गया। ठीक है ना, तो इनमें से भी कोई भी हम 3 4 फैक्टर लिख देंगे। चलो आगे देखिए इस प्रिंसिपल को। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इक्विटी रेफर्स टू द जस्ट एंड फेयर बिहेवियर। इक्विटी का मतलब क्या है बच्चों, जस्ट एंड फेयर बिहेवियर, यानी कि सामने वाले के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी का मतलब है रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या हो जाएंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई कर जाएंगे, नहीं, जस्ट एंड फेयर बिहेवियर होना चाहिए।
ऑफ मैनेजर टूवर्ड्स वर्कर्स, मैनेजर का बिहेवियर जस्ट एंड फेयर होना चाहिए वर्कर्स के लिए। दिस विल एंश्योर लॉयल्टी, इससे क्या होगा बच्चों, जो आपके एम्प्लॉइज है ना वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, कमिटमेंट के साथ काम करेंगे और वो लॉयल रहेंगे, क्योंकि आपने हमेशा उनके साथ जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट किया है, जस्ट एंड फेयर बिहेवियर उनके लिए आपका हमेशा रहा है। दैट्स व्हाई वो एम्प्लॉइज आपके लॉयल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है डिवोशन, वो आपको पूरा डिवोट कर देंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, वो काम करेंगे। बच्चों एक चीज होती है मैनेजमेंट के अंदर, एक टर्म होती है क्या, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्या होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है कि हम तुम्हारे, एक ऐसी फीलिंग डेवलप करना कि जहां पे क्या होता है कि हम तुम्हारे और तुम हमारे हो। ठीक है ना, यानी कि हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये ही फीलिंग हमें अपने एम्प्लॉइज के मन में क्या करनी है, डेवलप करनी है। अगर हम ये फीलिंग डेवलप कर पाए, यानी कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप कर पाए, तो हमारे एम्प्लॉइज कभी हमें छोड़ के जाएंगे नहीं। और अगर ये वाली फीलिंग हम डेवलप नहीं कर पाए, तो बच्चों एम्प्लॉइज आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, हमारा होगा। खैर इस चीज को लेकर के फेयोल ने एक और प्रिंसिपल दिया है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। खैर तो ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, अगर हम ये प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, दिस विल एंश्योर लॉयल्टी, इससे क्या आएगी, लॉयल्टी आएगी, यानी कि हमारे एम्प्लॉइज लॉयल बनेंगे। डिवोशन, वो हमें पूरा डिवोट कर देंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरा समर्पित हो जाएंगे वो। एंड कोर्डियल रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, और अच्छे रिलेशन बनेंगे किसके बीच में, सुपीरियर्स के बीच में और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर आप क्या कर रहे हो, हर एक एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, उनके साथ जस्ट एंड फेयर बिहेवियर आपका है, तो एम्प्लॉइज भी तो भाई आपकी इज्जत करेंगे ना। और तुम अगर उनकी इज्जत नहीं करोगे, तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन में पार्शियलिटी करोगे, तो लोग आपको गाली देंगे भाई, तो बोलेंगे देखो इसके साथ तो ऐसा किया था और मेरे साथ ऐसा किया, जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर उसके साथ भी वैसे ही करो। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, जो क्लैशेस आएंगे, है ना, वो बोलते हैं ना कि हमारे जो मन है वो मिल नहीं पाएंगे, एक पॉइंट पे मैच ही नहीं हो पाएंगे, और ना ही हमारे एम्प्लॉइज लॉयल होंगे और ना ही डिवोटेड होंगे, अगर ये प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है, वायलेट हो जा रहा है। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। इनफैक्ट ये सारे एम्प्लॉइज आपके लिए हार्ट एंड सोल डाल के क्या करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला बच्चों क्या है, काफी इंपोर्टेंट बुलेट है अगले वाला। अभी फेयोल ने किसका फेवर किया है, एम्प्लॉइज का फेवर किया है, लेकिन एम्प्लॉइज के फेवर करने का मतलब ये नहीं है कि अब एम्प्लॉइज कुछ भी करेंगे। फेयोल ने साथ में ये भी बोला है कि अगर एक एम्प्लॉय एफिशिएंट है और एक एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है, तो उनके साथ आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बंदा एफिशिएंट है और एक है इनएफिशिएंट। एक बंदा क्या करता है, एक एम्प्लॉय जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उसको हम देते हैं 50,000 की सैलरी, ठीक है ना, और वो क्या है, एफिशिएंट है, और वो हमें एक महीने में 100 यूनिट्स बना के देता है। लेकिन एक दूसरा बंदा है वो इनएफिशिएंट है, उसको भी हम कितनी सैलरी देते हैं बच्चों, 50,000 की हम सैलरी देते हैं, लेकिन वो जो यूनिट्स बनाता है वो एक महीने के अंदर वो कितनी बनाता है, 75 यूनिट्स बनाता है। उस वाले से, पहले वाले एम्प्लॉय से बच्चों वो कितनी कम यूनिट बनाता है, 25 यूनिट्स, ऑल्दो उसको सैलरी क्या जा रही है, दोनों को सेम जा रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। नहीं बच्चों, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या नहीं हो रहा है, अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ जी बताओ आप। इस केस में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई हो रहा है या वायलेट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोल रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलो ना, अप्लाई हो रहा है वायलेट हो रहा है, कैसे, हाँ जी अप्लाई कैसे हो रहा है, और जो बच्चे बोल रहे हैं वायलेट हो रहा है वो कैसे बोल रहे हैं कि वायलेट हो रहा है। मैं वापस से बताता हूँ, इसको सैलरी कितनी मिल रही है, 50,000, इसको भी सैलरी कितनी मिल रही है, 50,000। ये क्या है बच्चों, एफिशिएंट है, और ये क्या है, इनएफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है, हाँ बोलो ना। तो ये 100 यूनिट बना के दे रहा है और ये कितनी यूनिट बना के दे रहा है, 75 यूनिट बना के दे रहा है।
तो यहाँ पे दोनों को क्या मिल रही है, इक्वल सैलरी मिल रही है। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई हो रहा है या वायलेट हो रहा है? बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेट हो रहा है। क्यों वायलेट हो रहा है? अरे ऐसे अगर हम, अच्छा अब नमन भैया एक बात बताओ यार, यार सैलरी इसको भी इतनी मिल रही है और इसको भी इतनी मिल रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी तो क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है ना, इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है ना। अरे बच्चों इक्वली तो नहीं होना है ट्रीटमेंट, ठीक है ना, जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट होना है। मैंने आपको उस इमेज के थ्रू यही तो समझाया। ऐसे तो क्या होगा, जो हमारे एफिशिएंट एम्प्लॉइज है बच्चों वो क्या बन जाएंगे, इनएफिशिएंट। क्योंकि जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉई है ये तो अपने कंफर्ट जोन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा कंफर्ट जोन में? अरे देख उसको भी क्या मिल रही है भाई, 50,000 की सैलरी मिल रही है, मेरे को भी 50,000 की सैलरी मिल रही है, तो मैं क्यों इंप्रूव करूं जब मेरे को 50,000 की सैलरी मिल ही रही है। ये तो अपने आप को कभी ग्रो कराने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन लेकिन ये बंदा, आप मुझे बताओ, जो एफिशिएंट है, ये आज तो एफिशिएंट है, लेकिन इसके मन में क्या आएगा, यार देखो वो तो इनएफिशिएंट है, वो तो इतना काम करता भी नहीं है, मैं तो 100 यूनिट्स बनाता हूँ महीने में और ये कितनी बनाता है, 75 यूनिट्स बनाता है, तो मैं क्यों बनाऊं एक्स्ट्रा यूनिट, मेरे को भी इतनी सैलरी मिल रही है, तो मैं भी क्या बन जाऊंगा, इनएफिशिएंट बन जाऊंगा। तो बच्चों ऐसे तो क्या हो जाएंगे, जो हमारे जो इनएफिशिएंट है वो तो एफिशिएंट बन नहीं पाएंगे, इनफैक्ट क्या हो जाएंगे, जो एफिशिएंट है वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों ऑल्दो दोनों की सैलरी सेम है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे वायलेट हो रहा है। सही है सोनू? बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी चीज को कवर करने के लिए फ्योल ने यहाँ पे एक बुलेट और डाला है, इसमें कह रहे कि इन केस इफ एम्प्लॉइज बिकम लेजी, अगर एम्प्लॉइज आपके क्या हो जाए, लेजी हो जाए, आलसी हो जाए या इनएफिशिएंट हो जाए, तो फेयोल एडवोकेट्स द यूज ऑफ स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट। तो फेयोल ने क्या भी बोला है, क्या करने के लिए बोला है, स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट को फॉलो करने के लिए बोला है फॉर सच एम्प्लॉइज। किन के लिए? उन एम्प्लॉइज के लिए जो इनएफिशिएंट है, टू सेंड द मैसेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ मैनेजमेंट, ताकि ये मैसेज जाए कि मैनेजमेंट की नजरों में भाई सब बराबर है। बात समझ में आ रही है बच्चों? एक मैंने कहीं पे देखा था, किसी एक बुक में इस तरीके का केस दिया हुआ था, ठीक है ना, इस तरीके का केस दिया हुआ था कि एक बंदा एफिशिएंट है, एक बंदा क्या है, एफिशिएंट है, और दूसरा बंदा क्या है, इनएफिशिएंट है, और उनको सैलरी क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेट हो रहा है या प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने आंसर लिखा था कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कैसे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे तो वायलेट हो रहा है, क्योंकि फेयोल ने तो बिल्कुल एपरेंटली बोला है, सामने से बोला है कि अगर एम्प्लॉइज लेजी हो जाए तो उनके लिए स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट आप फॉलो करो। और स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हम उन्हें उनके साथ मारपीट करेंगे? नहीं यार, उनको अकॉर्डिंगली तो हम क्या करेंगे, उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे कि एक जो एफिशिएंट एम्प्लॉई है उसको तो हम ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, लेकिन जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉई है उसको हम कम सैलरी दे रहे हैं। इस केस में होगा क्या बच्चों, कि ये तो मोटिवेटेड रहेगा कि देख यार मेरे को क्या मिल रही है, ज्यादा सैलरी मिल रही है, उसको कम मिल रही है। इनफैक्ट ये भी मोटिवेटेड होगा और ये भी अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को क्या करने में हेल्प करेगा, ग्रो करने में हेल्प करेगा। ये भी इसके मन में भी हमेशा से ये रहेगा ना कि यार देखो उसको ज्यादा सैलरी मिल रही है, वो ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करता है महीने के अंदर और मैं कम करता हूँ, तो दैट्स वाई मेरे को भी क्या करना चाहिए, मेरे को भी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, मेरे को भी एफिशिएंटली क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो बच्चों इस वाले केस में क्या होगा, ये वाले जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज है वो हमेशा क्या करने की कोशिश करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे किसको, आपके जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज है। फिर सुनो, तो फ्योल ने क्या बोला है कि अगर एम्प्लॉइज लेजी हो जाए तो उनके साथ आप अकॉर्डिंगली उनको डील करके चलना, ताकि सबकी नजरों में ये मैसेज जाए कि भाई मैनेजमेंट की नजरों में क्या है ना, सबको ये मैसेज जाए कि मैनेजमेंट की नजरों में सारे एम्प्लॉइज क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है बच्चों। एक एग्जांपल दिया इसने यहाँ पे अगले बुलेट में, नाउ डेज इन एमएनसीज पीपल ऑफ वेरियस नेशनैलिटीज वर्क टुगेदर। एमएनसीज में अलग अलग देश के लोग काम करते हैं, बड़े सारे देश के लोग काम करते हैं, एक ही साथ काम करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई करने का मतलब ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है प्रिंसिपल, या यहाँ पे वायलेट हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है प्रिंसिपल है, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि अलग अलग नेशनैलिटी के लोग डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं, लेकिन सबके साथ एक ही जैसा क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, एक ही जैसा क्या हो रहा है सबके साथ में, बिहेवियर मैनेजर्स का है सबके लिए, सारे एम्प्लॉयज के लिए, चाहे वो
कोई अफ्रीका का बंदा हो, यूएसए का हो, भारत का हो, या इवन किसी चाइना का, इवन पाकिस्तान का भी है, ठीक है ना। तो ये चीज, फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स, जो वर्कर सिमिलर एक जैसी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, शुड बी पेड द सेम वेजेस, उन्हें क्या करना चाहिए, सेम वेजेस पे करना चाहिए। लेकिन जो एफिशिएंट है और जो इनएफिशिएंट है, फ्यूल ने खुद ही बोला है कि उनको अकॉर्डिंगली डील करना है आपको। तो बच्चों वहां पे प्रिंसिपल, अगर आप उनको बराबर से सैलरी देते हो तो इसका मतलब ये मत बोल देना कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या हो रहा है यहाँ पे, अप्लाई हो रहा है। नहीं हो रहा भाई अप्लाई, वहां पे क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। अप्लाई कब होगा, जब आप एफिशिएंट को ज्यादा दोगे और इनएफिशिएंट को कम दोगे, ताकि सबको ये मैसेज जाए कि भाई मैनेजमेंट के लिए सब बराबर है। तो ये सुनो, समझ में आया ना बच्चों आपको। नेक्स्ट, इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखिए प्रिंसिपल के। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, क्या बोल रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा। पहला बोल रहे हैं वो, इट इम्प्रूव द सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। बच्चों सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करोगे ना, ठीक है ना, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करोगे, तो एक तो आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे आपसे, ठीक है ना, और उनका मोटिवेशन लेवल बड़ा पीक पे होगा, तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल और मोटिवेशन लेवल क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अच्छे रिलेशन होंगे, डेवलप होंगे, किसमें, एम्प्लॉइज में और मैनेजमेंट में, कोर्डियल रिलेशंस होंगे बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, इट लीड्स टू अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। आपके यहाँ पे जो एम्बियंस डेवलप होगा, जो एनवायरनमेंट डेवलप होगा, एक वो डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पे हर एक को एक जैसा समझा जाता है, ठीक है ना, एक मायने के एम्प्लॉइज को एक जैसा समझा जाता है। और लास्ट बच्चों, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था आपको, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैन बी डेवलप। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप की जा सकती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब कि हम आपसे बिलोंग करते हो और आप हमारे से बिलोंग करते हो, यानी कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। तो ये सुनो बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या क्या दिक्कतें होने वाली है। तो पहला क्या बोल रहे हैं वो, डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। बच्चों अच्छी बात ये है कि तुम सारे प्रिंसिपल में यही आप मतलब एक कंसिस्टेंसी देख रहे होंगे कि जो पॉजिटिव में होता है उनका जस्ट अपोजिट होता है। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे कि आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे और उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या करेंगे, अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करेंगे। नेक्स्ट है अनहेल्दी रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। तो अनहेल्दी रिलेशंस रहेंगे किसके बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज बिकम इनएफिशिएंट। यही तो बताया था मैंने आपको कि अगर दोनों को बराबर सैलरी दे दी तो जो इनएफिशिएंट है और एफिशिएंट है उनको बराबर सैलरी दे दी, तो जो एफिशिएंट है ना वो भी इनएफिशिएंट बनने की कोशिश करेगा, इनएफिशिएंट कभी एफिशिएंट बनने की कोशिश नहीं करेगा इस केस में, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं कि एम्प्लॉइज आपके इनएफिशिएंट हो जाएंगे, वो भी लेजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इट लीड्स टू अ डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट। इससे जो एनवायरनमेंट, जो एम्बियंस, माहौल डेवलप होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो बड़ा ना बेकार एक टाइप का कल्चर हो जाएगा आपका, है ना, जहाँ पे ना मतलब हम ना, मे बी ऐसा हो सकता है कि हम अपने रिलेटिव को क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो न्यूट्रल एम्प्लॉइज है, जो इंडिपेंडेंट एम्प्लॉइज है, उनको क्या नहीं कर रहे हैं हम, उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना मतलब काफी अनकोर्डियल रिलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहे हैं, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैन नॉट बी डेवलप। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप नहीं की जा सकती, मतलब ये फीलिंग कभी आएंगी नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। एम्प्लॉइज क्या बोलेंगे, तुम तुम्हारे हो भाई, हम हमारे हैं, ठीक है ना, बस कोई बात नहीं, हमें अपना काम करने दो। और ज्यादा दिक्कत आएगी तो एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएगा भाई, ठीक है ना। तो बच्चों आज के हमारे एजेंडे में यही दो ही प्रिंसिपल थे, और आई होप मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया हूँ। दोनों के दोनों प्रिंसिपल्स, पहला था प्रिंसिपल ऑफ, आज की क्लास में जो पहला प्रिंसिपल था वो था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, और नेक्स्ट है बच्चों जो हमने पढ़ाया अभी के अभी, वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो ये छोड़ो, एक बार देख लो आप, मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एक बार पढ़ लो आप कि आपको समझ में आ रहा है क्या। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
पढ़ लिया आपने? हाँ जी बच्चों, तो हमारे दोनों प्रिंसिपल्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, और आज का हमारा जो टारगेट था वो भी पूरा हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों।